Assalamu alaikum everyone, welcome to Reader online class session, and this is me, Professor Ashi Sajid, and today our topic is excretion in animals. अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमने एक्सक्रीशन का क्या कहा था कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। कि एक्सक्रीशन में हमने क्या करना होता है कि हमने वेस्ट को रिमूव आउट करना होता है, ख़ास तौर पे ऐसी वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो। दैट्स वाई उन वेस्ट को हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो एनिमल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने वेस्ट के तौर पर बाहर निकालना है, उसमें सबसे पहले आते हैं वाटर, सेकेंड वन इज़ सॉल्ट एंड थर्ड वन इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे एनिमल जो अपने जिस्म से वाटर को बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, तो वो किस इन्वायरमेंट में रहते होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स अपने जिस्म से कौन से वेस्ट को बाहर निकालेंगे, वाटर को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर की कंसनट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा होती है, और वही जब उनके जिस्म में दाखिल होता है ज़्यादा वाटर, तो उन्होंने उसी वाटर को रिमूव आउट भी करना होता है। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने जिस्म में से सॉल्ट को रिमूव आउट करेंगे। तो हम आंसर करेंगे कि ऐसे एनिमल्स जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं वो अपने जिस्म से एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लफ्ज़ हाइपर से याद रखना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में है, और वो ज़्यादा क्या है? सॉल्ट है। ठीक है जी। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा मेजर वेस्ट आता है हमारे पास, या मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो हमारे पास आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है जी। अब अच्छा, हमने वाटर का रीज़न पढ़ लिया कि वाटर क्यों रिमूव हो रहा है, सॉल्ट पढ़ लिया कि ये भी क्यों रिमूव हो रहा है। आगे हमारा आता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसका ये हमने फार्मूला पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, कि हमारे पास एक जो है कार्बन होता है, एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक साइड पे सिंपल H होता है, और दूसरी साइड पे R चेन होती है। और R चेन का मतलब क्या है कि आप जितने मर्जी कार्बन की चेन्स को एडअप करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जब हम लोग अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म करते हैं अमाइनो एसिड की, तो ये बीच में से अमाइनो ग्रुप को हम रिमूव कर लेते हैं। ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर लें, उस प्रोसेस को कहते हैं डी अमाइनेशन। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और MCQs भी। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अमाइनो एसिड में से आप अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें, इट इज़ कॉल्ड डी अमाइनेशन। अच्छा जी, आपने अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया, अब क्या करें? तो अमाइनो ग्रुप के साथ आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ओके फाइन, या तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तो जब आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने इसको जिस्म से बाहर निकालना है, और इसको जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। तो आप इसको जिस्म से कैसे रिमूव करेंगे कि इस अमाइनो ग्रुप के साथ पानी ऐड करेंगे और जिस्म से बाहर निकाल देंगे। फ़र्ज़ करें कि किसी तरह ये अमाइनो ग्रुप आपके जिस्म से रिमूव आउट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? तो क्या होता है कि आपके बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इस अमाइनो ग्रुप को जिस्म से रिमूव ना करवा पाएँ तो कन्वल्यूशंस होंगी। कन्वल्यूशन मीन झटके पड़ेंगे जिस्म में, कोमा की सिचुएशन में जा सकते हैं। कोमा ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर इंसान सांस तो ले रहा होता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है। और थर्ड है जी कि उसको फाइनली जो है उसको डेथ भी फेस करना पड़ सकती है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बना? जब हमने जो अमाइनो एसिड है इसको तोड़ा, जो अमाइनो ग्रुप है, और इसको अगर आप रीयूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें पानी ऐड करके जिस्म से बाहर निकाल दें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो दरपेश होंगे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि हर एनिमल एक नई शक्ल में जो है, या एक अलग शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है जी। अगर ऐसा एनिमल जो अपने जिस्म से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे पास आते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये तीन ऐसे जो है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनको रिमूव आउट करना भी जाहिर सी बात है फिर ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको पता है अगर नाइट्रोजन जिस्म में या नाइट्रोजन वेस्ट जिस्म में रहेंगे तो वो टॉक्सिसिटी जो है वो फैलाएंगे। फिर कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन कम अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वो हमारे पास क्या आते हैं? कैरेटिनिन,
केराटिन एंड ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड आते हैं। फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कम होता है और उसमें एग्जांपल आते हैं प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। ये बहुत रेयर अमाउंट में होते हैं, मीन्स के अंदर नाइट्रोजन भी कम होता है और बहुत कम वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो अब जब आप प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स को भी आप तोड़ते हैं और आपको याद हो कि प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इट्स मीन कि इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। तो जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स को, तो आपके पास क्या रिलीज आउट होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, एलोन्टेन एंड हाइपोजेंथीन जो है वो निकलता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि नाइट्रोजन बेस बनता किस तरह है, और आपने ये भी देखा है कि किन किन प्रोडक्ट्स में या किन वेस्ट प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा कम है और फिर बहुत ज़्यादा कम है। और जब आप इनकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये सारे जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। और इनके आपने बहुत अच्छे से जो है वो नाम याद करने, ये आपके MCQs में आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि बताएं नाइट्रोजन किन किन प्रोडक्ट में जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, अमोनिया, कैरेटीन या कैरेटिनिन, तो आप कहेंगे अमोनिया कहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कि जी हमारे पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। हर ऑर्गेनिज्म ने अपने हैबिटेट के लिहाज से अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मैनेज किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिया को रिलीज़ करना पसंद करते हैं, कुछ नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं और कुछ अमोनिया को करते हैं। अब हमने देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज़ कर रहे हैं तो वो अमोनिया ही क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को रिलीज़ कर रहे हैं तो वो यूरिया और अमोनिया को क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को रिलीज़ कर रहे हैं वो इन दो बाकी को जो है वो रिलीज़ क्यों नहीं करते। तो इससे 1 बाय 1 करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका डिफरेंस भी आ जाता है और ये आपने याद रखना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमोनिया को। ये इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में जो सबसे ज़्यादा जहरीला या टॉक्सिक है वो है आपके पास अमोनिया। इस अमोनिया का आपने फार्मूला भी याद रखना है, ये आपको शॉर्ट और MCQs की फॉर्म में आ जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखना है। तो अमोनिया क्या है, हमारे पास टॉक्सिक फॉर्म में है और ये फटाफट जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और ये जिस्म के अंदर जो है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होता है, लेकिन जितनी भी अमाउंट में होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और आपने इसको निकालना ही निकालना होता है। अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया है, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया है तो इसके लिए आपको 500 ml ऑफ वाटर चाहिए इसको रिमूव आउट करने के लिए। मीन सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए आपको 500 ml पानी चाहिए। ठीक है, इट्स मीन कि ये अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा पानी लेता है अपने इस जिस्म से रिमूव आउट होने के लिए। तो अब सोचने की ये बात है कि जोन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अपने अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रखते होंगे तो उनके आसपास पानी बहुत ज़्यादा होता होगा, तभी तो वो इतना ज़्यादा पानी मैनेज कर रहे हैं और उसमें से अमोनिया को डिज़ोल्व करके जिस्म से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये ऐसे एनिमल कौन सी इन्वायरमेंट में रहते हैं? ऐसे एनिमल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, और ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सी होती है? जिसके अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अमोनिया जो है ये सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज आउट कर सकते हैं जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इजीली पानी को मैनेज करके अमोनिया को डिजोल्व करके जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। ये आपने छोटी सी डायग्राम देख लें, ये फिश बनाई हुई है, वाटर बाहर बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक कंडीशन है, वाटर एंटर होता है, अमोनिया को डिजोल्व किया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं इन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनो मीन्स अमोनिया एंड टेलिक का वर्ड टेली से निकला है जिसका मतलब है दूर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जिस्म से अमोनिया को दूर भेज देते हों इन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। ये सिंपल अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। इसमें एग्जांपल आती है जी मोस्ट एक्वेटिक फिशेस जो फ्रेश वाटर में, क्योंकि आपको पता है फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो जितनी भी फिशेज जो फ्रेश वाटर में रहती हैं वो सारी अमोनिया को रिलीज करती हैं। सेकेंड वन आता है जी आपके पास यूरिया। इस यूरिया के फार्मूले को भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, ये अमोनिया, ये जो यूरिया है, सॉरी, यूरिया भी टॉक्सिक होता है लेकिन लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है जी, अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास यूरिया सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं इनके आसपास पानी बहुत कम होता है।
ठीक है, या इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करें। तो क्वेश्चन अगर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो यूरिया सिक्रीटिंग एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अमोनिया अपने अंदर से क्यों नहीं निकालते, तो आप इसका आंसर देंगे क्योंकि ये जो यूरिया है, ये जो ऐसे एनिमल जो यूरिया निकालते हैं, इनके आसपास पानी बहुत कम होता है। तो अगर ये अमोनिया को निकालने बैठ जाएं तो आपको पता है अमोनिया को निकालने के लिए तो हमें पानी ही बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब ये इतना पानी जो है वो जाहिर सी बात है मैनेज नहीं कर पाते, अगर कर भी लें तो इनके जिस्म में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने का खतरा होगा। दैट्स वाई ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिया, ताकि ये यूरिया जो है वो कम पानी ले और कम पानी में ही डिजॉल्व होकर जिस्म से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि ये एनिमल्स अमोनिया क्यों नहीं निकालते। वो इस वजह से नहीं निकालते क्योंकि इनके पास मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर होता है, मीन पानी दरमियाना होता है, बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में नहीं होता। और अगर ये जितना इनके पास पानी मौजूद है, अगर ये अमोनिया को निकालने में निकाल दें तो ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दैट्स वाई ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूरिया। अब क्वेश्चन अगेन ये आता है अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए एक साइकिल चलाते हैं जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस किताब देख लेते हैं कि 1 ग्राम यूरिया को निकालने का आपको कितना ml वाटर चाहिए। तो 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए आपको सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। तो ये देख लें अमोनिया से जो है वो कम ही पानी जो है वो लग रहा है इसको बाहर निकालने के लिए। अच्छा जी, तो इसका साइकिल जो है वो स्टार्ट करते हैं। साइकिल स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथीन। ठीक है, इस ऑर्निथीन के अंदर आप ऐड करेंगे 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का। जब आप ऑर्निथीन के अंदर 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका क्या नाम है, सिट्रोलीन। ठीक है, इस सिट्रोलीन के अंदर अब आप एक और अमोनिया का जो है वो मॉलिक्यूल ऐड अप करेंगे तो अब आपके पास जो नया कंपाउंड आएगा इसका नाम है आर्जिनोसक्सीनेट। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब सिट्रोलीन के अंदर आप अगेन एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इसको हम कहेंगे आर्जिनोसक्सीनेट। फिर इस आर्जिनोसक्सीनेट को आप कन्वर्ट करेंगे आर्जिनिन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड आर्जिनेस। ठीक है, इस आर्जिनोसक्सीनेट को आप कन्वर्ट करेंगे आर्जिनिन में और आर्जिनिन कन्वर्ट होगा इनटू ऑर्निथीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड आर्जिनेस। तो जब आप आर्जिनोसक्सीनेट से आर्जिनिन बनाएंगे तो ये 2 प्रोडक्ट निकालेगा, एक होगा यूरिया और एक होगा ऑर्निथीन। ऑर्निथीन से अगेन हम साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं और इस यूरिया को, ये यूरिया तैयार हो गया, यूरिया के अंदर आप पानी मिलाएं, कितना पानी, 50 ml वाटर मिलाएं और इसको जिस्म से बाहर निकाल दें। ठीक है जी, तो इसमें आपने सिर्फ एक ही जो है वो एंजाइम जो है वो याद करना है जिसका नाम है आर्जिनेज। अदरवाइज हर स्टेप के अंदर जो है वो एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, लेकिन आपकी बुक के अंदर एक ही एंजाइम लिखा है तो बस आप एक ही एंजाइम को याद करें। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अगर आप इस पूरे इक्वेशन को जो है वो वाइंड अप करें या इस पूरे साइकिल को वाइंड अप करें तो हमें क्या मिलता है कि आपने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज़ किए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज़ किया और आपके पास क्या बना, यूरिया बना और साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो ये आपके पास जो है यूरिया का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला भी है और इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसमें एग्जांपल आती है मैमल्स की, एम्फीबियंस की, शार्क्स की एंड बोनी फिश की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो आपसे पूछ लेंगे कि कौन कौन से एनिमल जो हैं वो यूरिया सिक्रीट करते हैं, कौन से अमोनिया सिक्रीट करते हैं, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जो तीसरी फॉर्म है जो नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो है अमोनिया यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है और इस यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए आपको उससे भी कम पानी चाहिए। मींस आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें यूरिक एसिड डिसॉल्व करें और जिस्म से बाहर निकाल दें। तो अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जिनके आसपास पानी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट्स वाई उन्होंने अपने अंदर यूरिक एसिड को जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए सिर्फ आपको 1 ml ही वाटर चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फिजिबल है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके पास एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की। तो वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज़ करते हैं, वो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं यूरिक एसिड, और इनको रिक्वायर होता है वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। टैलिक मीन दूर भेजने वाले एंड यूरिको मीन यूरिक एसिड। तो ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को बाहर निकालें यूरिकोटैलिक, जो यूरिया को निकालें वो यूरियोटैलिक, और जो अमोनिया को निकालें वो अमोनोटैलिक। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल आती है बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, लैंड स्नेल्स की और रेप्टाइल्स की। तो आपने यूरिक एसिड का फार्मूला भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी,
अच्छा, ये एक अगेन सिंपल साइकिल है जो मैंने आपको बना के दिखाया था पीछे भी, और ये आप दोबारा भी देख सकते हैं कि आपके पास ऑर्निथीन है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया एंटर हो रहा है, तो सिट्रोलिन बना रहा है, सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, देन आर्जिनिन बन रहा है, आर्जिनिन से अगेन 2 कंपाउंड बन रहे हैं, एक है यूरिया और ओके जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि इन तीनों में से, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोनोटेलिक हैं, यूरियोटेलिक हैं या यूरिकोटेलिक हैं, ये एवोल्यूशन के लिहाज से पहले कौन आया है? ठीक है, क्या एक्वेटिक लाइफ वाले या मोनोटेलिक रिलीज करने वाले वो ऑर्गेनिज्म पहले आए हैं, यूरिकोटेलिक है? तो ये सिंपल मैंने आपको एक छोटी सी की बना के दी है। उन्होंने कहा कि अगर हम एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से इसे देखें तो सबसे पहले हमारे पास मोनोटेलिक आए। वो क्यों, किस तरह कि आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास जो लाइफ इवॉल्व हुई है वो वाटर में हुई है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमोनोटेलिक वाले ऑर्गेनिजम्स पहले आए जिन्होंने आगे एवोल्यूशन दी यूरियोटेलिक वालों को। यूरियोटेलिक कहाँ पे रहते थे? लैंड पे रहते थे, इनके पास पानी ज़्यादा भी था और पानी कम भी था। फिर इसी तरह यूरियोटेलिक से आगे हमारे पास आए यूरिकोटेलिक इवॉल्व हुए, और ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी बहुत कम होता है। तो आप देखें आहिस्ता सा ग्रेजुअली पानी भी कम हो रहा है। पहले एक्वेटिक लाइफ वालों के पास बहुत ज़्यादा पानी है, फिर लैंड वालों के पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी के पास रहते होंगे तो उनके पास ज़्यादा पानी है, जिन जो दूर रहते होंगे उनके पास पानी कम है, और जो यूरिकोटेलिक हैं वो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में रहते हैं। तो ये एवोल्यूशन का जो है वो एक प्रॉपर वे है कि किस तरह आप बता सकते हैं कि पहले कौन से मोनोटेलिक आए, देन वी हैव यूरियोटेलिक एंड देन यूरिकोटेलिक। अच्छा, अब ना सिर्फ इनके ये नाइट्रोजनस वेस्ट यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में इन्होंने एवोल्यूशन की है, प्लस इन प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए इन्होंने स्ट्रक्चर्स को भी इवॉल्व किया है। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते होंगे उनके पास अलहदा से एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, यूरिया को निकालने के लिए इनके पास अलहदा से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और यूरिक एसिड को निकालने के लिए इनके पास अलहदा से स्ट्रक्चर है। तो हम ये कहेंगे कि ना सिर्फ इन्होंने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को इवॉल्व किया है, प्लस इन्होंने अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को भी इवॉल्व किया है, और ये इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।